तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने फेवरेट चैनल आई मेड फाउंडेशन में। तो लास्ट ईयर बच्चों हमने हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी 10th आईसीएसई की बात हो रही है, वन शॉट किया था। हाँ, अगर सीबीएसई के बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं तो वो भी घबराए नहीं, उनके लिए भी हमने लास्ट ईयर वन शॉट ही किया था। पर इस साल हमने सोचा है क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके सोशल साइंस का भी सिलेबस आपको डिलीवर किया जाए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप अपने 10th आईसीएसई की हिस्ट्री के चैप्टर 1 से, और फिर हम आपको देने वाले हैं 10th सीबीएसई का भी सोशल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपका सोशल भी कंप्लीट करा सके अलॉन्ग विद साइंस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल, आपके अपने फेवरेट टीचर आदेश सर के साथ। लास्ट ईयर वन शॉट के बाद इस साल हम लेके आए हैं चैप्टर वाइज हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी फॉर बोथ 10th आईसीएसई एंड सीबीएसई। हाफ ईयरली के पहले कोशिश की जाएगी हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट किया जाए। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हुआ था बच्चों 1857 में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बहुत ही शुरू से। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो कहानी है, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की तरफ से कहा जाता था। ब्रिटिशर्स ने कभी इसे एक्नॉलेज ही नहीं किया कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। क्यों? क्योंकि जैसा आपको पता है, अगर छोटा सा बच्चा है वो गिर जाता है और अगर पेरेंट्स उसे देख लें कि गिर गया है तो वो रोने लगता है। दे डोंट वांट टू एक्नॉलेज। उसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी ये एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे थे कि ये जो इंडिपेंडेंस है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और इन्होंने इसे हमेशा सिपॉय म्यूटिनी का नाम दिया, सिपाहियों के म्यूटिनी का, कि उनमें कुछ दिक्कत हो गई थी, वो आपस में लड़ लिए। इसीलिए हमने यहाँ पे मोस्टली सिपॉयज की फोटो लगाई है, ये भी सिपॉयज हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इट वाज ऑलवेज अ सिपॉय म्यूटिनी एंड नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियंस इसे कंसिडर करते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्योंकि 100 साल के बाद 1757 हम मानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सही तरीके से आई थी, और उसके बाद ये पहली बार ऐसा था कि एक बड़ा सा रिबेलियन हुआ था उनके अगेंस्ट। तो जो चैप्टर्स हम बच्चों पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हर चैप्टर को 3 से 4 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है और उनके टॉपिक्स के आंसर दिए गए हैं, और इसी में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन कि मेजर कॉज क्या था रिवॉल्ट का, रिवॉल्ट आखिर हुआ किस लिए था, क्योंकि रिवॉल्ट तो कुछ रीजन रहा होगा अगर आप लड़ाई कर रहे हैं तो कई सारे कॉजेस थे। जो सबसे पहला कॉज था बच्चों वो था पॉलिटिकल कॉज आपका। ठीक है, उस समय बहुत तेजी से ये लोग एनेक्सेशन करना चाहते थे। ये चाहते थे कि ज्यादा 1857 तक उतनी एग्रेसिव नहीं थी, बट 1857 के बाद एग्रेसिवनेस इनकी बढ़ गई थी। बट 1857 में भी और उसके कुछ पहले भी ये ऐसी चीजें कुछ लाए थे जिनसे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस बीजेपी, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब राजा जो थे, जो जमींदार थे, वो बहुत दुखी थे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता था कि अगर कोई राजा प्रेजेंट है और उस राजा के मरने के बाद उसका ओरिजिनल चाइल्ड नहीं है, मतलब उसका खुद का, नॉट एडॉप्टेड, तो वो जो रीजन है, वो जो स्टेट है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। इसका सबसे बड़ा झटका, इससे जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी वो हुई थी झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई ने स्टार्ट की थी। देखिए, झांसी, सतारा एंड नागपुर, ये तीनों को इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ही एनेक्स किया गया था। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि अगर कोई राजा है जो रूल कर रहा है, अगर उसका ओरिजिनल चाइल्ड नहीं होगा तो एडॉप्टेड चाइल्ड को राजा नहीं माना जाएगा, और वो जो जगह है, वो जो रीजन है, स्टेट है, वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा, और वहां का कोई कानूनी हक रानी को या एडॉप्टेड सन को नहीं होगा। और इसके 3 एग्जाम्पल थे, झांसी, सतरा और नागपुर। और इससे वहां के राजाओं में, रानियों में जो एडॉप्टेड सन थे उनमें बहुत ही ज्यादा आक्रोश था। दूसरी बात, एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये 1857 में हुआ था। अवध का जो एनेक्सेशन हुआ था ऐसी चीज पे हो गया था कि लोगों को गुस्सा आ गया था। किस पे हुआ था? मिस गवर्नेंस। इनका मानना था, ब्रिटिशर्स का मानना था। देखिए जो फोटो है ये लॉर्ड डलहौजी साहब की है। लॉर्ड डलहौजी साहब ने ही ये सब चीजें स्टार्ट की थी, डलहौजी साहब ने। ठीक है, इनका क्या मानना था कि जो अवध के राजा हैं उस वक्त के, वो सही से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाना चाहिए। इसके कारण जो अवध के लोग थे, राजा थे, वो बहुत ही गुस्से में आ गए थे। तो उनको रीजन मिल रहा था कि लड़ाई क्यों की जाए। ठीक है,
इसके बाद अगला पॉलिटिकल कॉज के बाद अगला आता है बच्चों इकोनॉमिक कॉज। पैसे पे भी बहुत तगड़ा हथौड़ा मारे पड़े थे ये लोग। सबसे पहला था डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी। इंडिया जो तब तक चलता था वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी। ट्रेडिशनल मतलब जो उनके आर्टिशंस होते थे, जो बुनकर होते थे, उन पे डिपेंडेंट था और उनकी भी लाइवलीहुड उसी पे चलती थी। बट इन्होंने मशीन्स ले आई और ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई बंदा, कोई इंसान अगर कोई चीज बना रहा है 10 दिन में, तो मशीन उसे एक दिन में बना के दे देती। और जब मशीन एक दिन में बना के दे रही है तब तो वो सस्ता हो जाएगा और सस्ता ही चीज लोग खरीदते। इसीलिए आप बाद में आगे पढ़ेंगे कि स्वदेशी आया था। लोग मशीन्स का बना हुआ खरीदने लगे, सस्ता सामान खरीदने लगे और इससे जो बुनकर्स थे, हमारे क्राफ्ट्समैन थे, उनको बहुत तगड़ा लॉस लगा और वो भी एकजुट होने लगे। देखिए बच्चों, जब हमें किसी एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट लड़ाई करनी होती है तो सबके पास अपने अपने रीजंस होने चाहिए। जब सबके पास अपने अपने रीजंस रहेंगे तो साथ में मिलकर किसी कॉमन एनिमी के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। और पहला आपने पढ़ा कि पॉलिटिकली क्या हुआ था और इकोनॉमिकली अब हम पढ़ रहे हैं। और दूसरा था अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ कि पैसा तो उनके पास आना बंद हो गया। जो हमारे क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिशंस थे, पैसा आना बंद हो गया क्योंकि लोग सस्ते सामान खरीद रहे थे और उनको और कुछ तो आता नहीं था। इंसान को रिप्लेस कर दिया था मशीन ने। जैसे अभी इंसान को एआई रिप्लेस करने की बात चल रही है, तो इंसान को मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया था और इनको इसके अलावा कोई काम आता नहीं था। और जब इनको इसके अलावा कोई काम आता नहीं था तो ये अनएम्प्लॉयड हो गए। और जब ये अनएम्प्लॉयड हो गए तो इन्होंने रीजन खोजा। तो इन्हें रीजन क्या पता चला कि यही जो अंग्रेज हैं, इन्हीं लोगों ने हमारी सारी चीजें छीन ली। हम ना कुछ बेच पा रहे हैं, ना हमें नौकरी मिल पा रही है। और इन ये दोनों जो इकोनॉमिक कॉस्ट थे, तो जो लोअर तबका था, जो आर्टिशंस क्राफ्ट्समैन का तबका था, वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुस्सा हो चुका था। ठीक। तीसरा आता है बच्चों सोशल एंड रिलीजियस कॉज। पहले भी और अब भी इंडियंस जो हैं अपने रिलीजन को लेके बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं। और इन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, दो ये अच्छा काम कर रहे थे यहाँ पे, बट लोग हैं अपने रिलीजन को लेके थोड़ा सा भी कुछ नहीं सहते हैं। इन्होंने इंटरफेरेंस करना स्टार्ट किया सोशल कस्टम्स में। दो ये सोशल कस्टम्स खराब थे। कौन कौन से बेटा? ये एबॉलिशन ऑफ सती करना चाह रहे थे 1829 में और विडो रिमैरिज एक्ट लाया था 1856 में। सती क्या होता था पहले के समय, ये माना जाता था और ये किया भी जाता था कि अगर कोई किसी का पति मर चुका है तो वो औरत भी उसी पति के साथ उसी जो शैया कहते हैं, मृत्यु शैया, उसमें ही जल के मर जाए। इसको कहा जाता था सती प्रथा। उन्होंने इसका एबॉलिशन करने को कहा। और दूसरा विडो रिमैरिज एक्ट। उस वक्त जो हमारे यहाँ लेडीज होती थी, औरतें होती थी, उनकी शादियां जल्दी हो जाती थी 13 साल, 14 साल, 15 साल में। तो अगर उनका पति जल्दी ही मर गया और बूढ़े लोगों के साथ होती थी, एजेड लोगों के साथ होती थी, और अगर उनका पति मर गया है तो वो विडो है और वो जिंदगी भर उनको आसपास से एबॉलिश, की कुछ टच नहीं कर सकती, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस में नहीं आ सकती तुम, कुछ रिलीजियस कॉज में नहीं आ सकती। तो विडो रिमैरिज एक्ट भी लेके आए थे, जिससे जो अपर तबका था, ब्राह्मण्स थे और लोग थे, उनमें बहुत ही गुस्सा आ गया था। ठीक है। तीसरा मतलब सोशल रिलीजियस कॉज में तीसरा था रिलीजियस फियर्स। उस वक्त जो मिशनरीज थी, जैसे आजकल आपको मिशनरी स्कूल्स दिखते होंगे, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और मिशनरी स्कूल्स के बढ़ने के कारण इन्हें लगा कि ये हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसके पहले तो एक बार ऐसा हुआ था। कब हुआ था बच्चों? जब मुगल एरा चल रहा था तो बहुत तेजी से सबको मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो इनको यहाँ पे ये डर लग रहा था कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट न कर दे, क्योंकि ये मिशनरी स्कूल्स बना रहे हैं तो वहां पे हमारे बच्चों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हमें भी क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये दो रिलीजियस कॉज थे जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके बाद आता है मिलिट्री कॉज, जिसको हम लोग मेन कॉज भी मानते हैं। मिलिट्री कॉज बच्चों दो थे। सबसे पहला था डिस्क्रिमिनेशन इन द आर्मी और इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल, बाइक नहीं राइफल। डिस्क्रिमिनेशन इन द आर्मी का क्या मतलब था? इंडियन सिपॉयज जो थे, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड पोजीशन से ऊपर नहीं जाने देते थे। दूसरी बात, अगर सेम पोजीशन पे भी इंडियन है और ब्रिटिशर है तो इंडियंस की सैलरी हमेशा कम होती थी। ये डिस्क्रिमिनेशन जब पता चला तो इंडियन सिपॉयज में भी गुस्सा आ गया कि एक तो हम अपने मदरलैंड के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें पैसा नहीं मिल रहा है। आपने अगर आरआरआर मूवी देखी होगी तो उसके स्टार्टिंग में रामचरण को आप देखते हो, कुछ भी करता है हायर पोस्ट पे जाने के लिए। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे भी होता था। और सबसे बड़ी कहानी, जो सबसे बड़ा रीजन था, वो था एनफील्ड राइफल।
जो इनफील्ड राइफल आई थी उस वक्त, उसका जो कैट्रिज था, ऐसे बंदूक थी, बंदूक के ऊपर कैट्रिज था, उसको ऐसे दांत से खोल के उसमें डालना पड़ता था आपको बुलेट, और आया था, लोग खुश थे कि चलो बढ़िया है। फिर बाद में पता चला कि वो जो कैट्रिज था वो बना था पॉर्क और काउ, मतलब पिग के स्किन से और काउ के स्किन से। और अधिकतर इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के लिए जो पिग होती है, पिग होते हैं वो अनटचेबल होते हैं, उनके लिए बहुत बुरा माना जाता है। और इंडियंस हिंदूज के लिए काउ जो होती है वो मदर होती है, गॉड के बराबर होती है। तो जब उनको ये पता चला कि ऐसा हुआ है तो उनमें भी बहुत गुस्सा आ गया था। और इसमें सबसे आगे जो भाई साहब थे वो थे मंगल पांडे हमारे, ठीक है। ये यही सारी बातें लिखी है यहाँ। अब इमीडिएट कॉज क्या था, देखिए लोगों में धीरे धीरे गुस्सा तो हो ही रहा था, जैसे आप अपने भाई बहन से कई दिन से लड़ रहे हैं तो आपको गुस्सा है कि मेरे चॉकलेट चुरा रहा है, ये चुरा रहा है, पर अचानक से वो कुछ बोल दिया और आप पूरे दिन का इकट्ठा लेके उस पर कूद गए। तो ये इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज था इंसिडेंट एट बैरकपुर। बैरकपुर में जो सिपाही थे बच्चा वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जो सिपाही थे वो ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिए, किसके अगेंस्ट, किस कारण से, इनफील्ड राइफल के कारण से, क्योंकि मंगल पांडे प्रॉपर ब्राह्मण आदमी थे, उनको लगता था कि उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया इन्होंने, और इन्होंने पूरी तरीके से अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स पे कुछ सिपाहियों को लेके, और वहां पे थोड़ी देर ये लड़े पर फिर इनको बंदी बना लिया गया और बंदी बना के इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इनके एग्जीक्यूशन से अचानक से आग लग गई और सारे लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स कि सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, पर उससे पहले लीडर पढ़ लेते हैं कौन कौन से लीडर थे, फिर हम बात करेंगे कि ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, बट स्टिल इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। सबसे पहले जो प्रोमिनेंट लीडर थे बेटा वो मंगल पांडे थे। कौन थे बच्चों, मंगल पांडे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े लीडर तो नहीं मान सकते जिनसे स्पार्क स्टार्ट हुआ। मंगल पांडे, अभी आपने पढ़ा बैरकपुर में एक सिपाही थे, सिपॉय, इन्होंने जो कैट्रिजेस थे जो काउ और पिग के स्किन से बने थे उसके अगेंस्ट इन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी थी। और सबसे बड़े लीडर इनिशियली हम इनको मान सकते हैं, इन्होंने लीड तो नहीं किया बट इनके एग्जीक्यूशन से ही कहानी स्टार्ट हुई थी। दूसरी सबसे बड़ी लीडर थी बेटा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का रोल क्या था, इन्होंने कहां पे रिवॉल्ट लीड किया, झांसी में किया। कब, जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर इनके किंगडम को पूरी तरीके से ले जाया गया था, ठीक है। ये सिंबल बन गई थी रेजिस्टेंस का और करेज का। आपने कहानी भी सुनी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ रही थी तो इनके दत्तक पुत्र थे, एडॉप्टेड पुत्र दामोदर राव। आप ये फोटो में भी देखेंगे कि इनके पीछे एक बच्चा बंधा हुआ है। तो ये अपने बच्चे को ऐसे पीठ पे बांध के, आजकल तो सैयारा वाला चल रहा है कि ऐसे करके ऐसे लोग बांध दे रहे हैं, बट छपरी वाला नहीं, इन्होंने अपने बच्चे को पीठ पे बांधा था और लड़ रही थी। और ये भी कहा जाता है कि जब ये लड़ रही थी तो लास्ट में तलवार से इनकी आंख ऐसे कट गई थी, ठीक है, ऐसे मारा गया था, ये इतना आंख कट गया था, एक हाथ यहाँ से शोल्डर कट गया था। फिर भी ये वहां जाके एक मंदिर में छुप गई थी, मतलब आगे गई थी मंदिर में, और इनके जो साथी लोग थे उनसे कहा था कि हमें ऐसी जगह ले चलो, हमें दफना दो, मार दो या जला दो, बट ब्रिटिशर्स को मेरी बॉडी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी करेजियस थी, इसीलिए कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, ठीक। इन्होंने क्या क्या किया था, इनके इंपॉर्टेंट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो लड़ी ही थी, इन्होंने अलायंस बनाया था, किसके किसके साथ, तात्या टोपे और नाना साहेब। नाना साहेब को कहा जाता है इनके ब्रदर थे, नॉट रियल ब्रदर, बट जहां पे इनके फादर काम करते थे नाना साहेब उस राजा के बेटे थे, ठीक है। एंड तात्या टोपे इन दोनों के गुरुजी थे, ठीक है। और इन दोनों के साथ अलायंस फॉर्म किया था, इन्होंने और लोगों के साथ भी अलायंस फॉर्म किया था, बट उन्होंने लास्ट मोमेंट पे इन्हें धोखा दे दिया और वो लड़ाई में जुड़े नहीं, जैसा कि आपने अभी छावा मूवी में भी देखा है कि धोखा दे दिया गया था। तो इनके साथ भी वही काम हुआ था, ठीक है, नहीं तो शायद ये जीत सकती थी, हु नोस। हुआ क्या था कि 1858 के बैटल में ये मारी गई थी। अगला आता है नाना साहेब। नाना साहेब जो कानपुर के थे, पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता चल रहा है एडॉप्टेड सन थे तो क्या हुआ होगा, एनेक्सेशन हो गया होगा। और रानी लक्ष्मीबाई से, ये पहले से इनके भाई थे रानी लक्ष्मीबाई के, तो दोनों लोग साथ में मिलके एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे, ठीक। मिलिट्री एक्शंस क्या क्या हुआ, इन्होंने सक्सेसफुल अपराइजिंग किया कानपुर में, जहां इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को हराया और कानपुर का कंट्रोल लिया। बट ब्रिटिशर्स ने वापस से कानपुर को रिकैप्चर कर लिया क्योंकि इतने रिसोर्सेज हमारे पास कभी से थे नहीं, ठीक है, और गद्दार लोग तो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं।
और फेट क्या हुआ, नाना साहेब गायब हो गए। नाना साहेब का ये नहीं पता चला, ब्रिटिशर्स ने उनको नहीं मारा, बट वो गायब हो गए, और कहाँ गायब हुए किसी को पता नहीं चला है आज तक। इसके बाद आते हैं इन लोगों के गुरुजी तात्या टोपे। इनके गुरुजी थे, ये बहुत ही अच्छे से लड़े, बट ये कैप्चर हो गए थे और इनको मारा गया। तो इन तीनों में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब में तात्या टोपे से बेचारे पकड़े गए थे और इनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। 1859 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, इनके जो वॉरफेयर टैक्टिक्स थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स आज भी यूज होते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का मतलब कि कहीं भी अटैक कर दो, ऐसा नहीं है कि प्लान करो, बस अटैक कर दो, जहां जाओ अटैक कर दो। तो ये बहुत ही परेशान किया था इससे इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को। इसके बाद आती है बेटा बेगम हजरत महल लखनऊ। ये नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी, वाइफ थी अवध की। अभी आपने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था अनेक्सेशन ऑफ अवध। एनेक्सेशन ऑफ अवध किस प्रीटेक्स्ट पे हुआ था, कि वहां पे लोग गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इनका खून खौला हुआ था। इन्होंने अपने बेटे को, इनके बेटे का नाम आपको याद रखना है, कहां चला गया, बिरजिस कादर को अवध का रूलर घोषित किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी। बट जब ये लड़ाई हार गई तो ये वहां से नेपाल चली गई और वहीं पे इन्होंने अपने अंतिम समय बिताए। ठीक है, बेगम हजरत महल। इसके बाद आते हैं खान बहादुर खान। ये रोहिला के जो रूलर्स थे उनके ही डिसेंडेंट थे और इन्होंने बरेली में, देखिए आप देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में जगह जगह छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हो रहे थे, और आगे हमें पता चलेगा कि यही रीजन था कि एकजुट नहीं हुए ये और पूरी तरीके से फैल नहीं पाया, कि हमें उसी वक्त आजादी नहीं मिली। ठीक है, बट ये पहला स्पार्क था, पहली चिंगारी थी। इन्होंने बरेली में रिबेल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। ब्रिटिशर्स ने बरेली कैप्चर कर लिया इवेंचुअली, आपको पता ही है रीजन क्यों, आगे रीजन को हम अच्छे से भी पढ़ेंगे। वहां पे इन्हें अरेस्ट किया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर आते हैं कुंवर साहब बिहार के। जब इन्होंने लड़ाई में कदम रखा बेटा तो ये 80 साल के थे, फिर भी ये बहुत बढ़िया से लड़े, तो एज डजंट मैटर। ठीक है, 80 साल के होने के बाद ये वहां के एक जमींदार थे जगदीशपुर बिहार के, इन्होंने रिवॉल्ट ज्वाइन किया 80 साल के होने के बाद भी, और कई जगहों पे सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स थे इनके। सोचिए 80 साल के थे तब भी, कहां पे, बिहार में, ईस्टर्न इंडिया में, जिसके कारण इनकी लीडरशिप पता चली। और ये फाइट करते रहे, फिर इनको चोट लग गई और 1858 में इनकी मृत्यु हो गई, वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे। अब सवाल आता है कि फेल क्यों हुआ। जैसा कि हम लोग कब से बात कर रहे हैं कि इतने प्रोमिनेंट लीडर्स थे, रीजन थे, फेल क्यों हुआ, फेल तो नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहला रीजन ही था बच्चा लैक ऑफ यूनिटी एंड कॉमन पर्पस। ठीक है, हर जगह सबसे पहली बात तो आपको ये दिख रही है कि एक सिपाही म्यूटिनी हुई, मंगल पांडे ने किया। फिर तीन ही लोग ज्वाइंट थे, कौन, नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। फिर अवध में बेगम हजरत महल अलग कर रही थी, फिर खान बहादुर खान अलग जगह से कर रहे थे, और ये कौन थे भाई साहब, कुंवर सिंह अलग जगह से कर रहे थे। तो इनका जो अटैक था वो प्लान्ड नहीं था, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा था, और इनका एक कॉमन पर्पस नहीं था। इनका ये पर्पस नहीं था कि ब्रिटिश को इंडिया से ओवरथ्रो करना, बल्कि इनका अलग अलग रीजन था। सिपाही म्यूटिनी का अलग रीजन था, आपको पता है। बेगम हजरत महल क्यों अटैक की थी ये पता है, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब ने क्यों किया था, कुंवर सिंह ने क्यों किया था। तो इनका कोई भी कॉमन रीजन नहीं था, सबसे पहली बात, क्योंकि आप कॉमन गोल के लिए लड़ते हैं तो आप अच्छे से लड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फुटबॉल टीम है, फुटबॉल टीम में 11 लोग खेल रहे हैं, सब अलग गोल से खेल रहा है। कोई सोच रहा है कि आज हम सबसे अधिक गोल मारेंगे, कोई सोच रहा है कि अरे यार हमको उससे बढ़िया खेलना है। पर अगर सारी टीम एकजुट होकर खेले कि आज हमें टीम को जिताना है, तब जीतना ज्यादा आसान होता है। तो कोई भी यूनिटी नहीं थी और कोई भी कॉमन पर्पस नहीं था, जिसके कारण कोई प्लान नहीं बन पाया, और इसके कारण ब्रिटिशर्स को इस म्यूटिनी को, जैसा वो कहते हैं, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को दबाना बहुत ही आसान था। ठीक है, इसके बाद पुअर लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि अलग अलग जगह हो रहा था, जैसे मान लीजिए एक अवध में हो रहा था, ठीक है, एक आपका झांसी में चल रहा है, एक आपका बिहार में चल रहा है, फिर लखनऊ में चल रहा है, फिर बैरकपुर में चल रहा है। ठीक है, इनको गाइड करने वाला कोई कॉमन लीडर नहीं था। ठीक है, कोई एक कॉमन लीडर नहीं था। अगर एक कॉमन लीडर होता तो इन सबको सही से गाइड कर पाता। ये अपने में अच्छे लीडर्स थे, बट दे शुड हैव अ कॉमन लीडर जो सबको ऑर्डर करे कि आज हमें ये करना है। सब मिलकर अटैक करते तो शायद एक बढ़िया सा काम, बढ़िया सा डेंट तो जरूर दे पाते। अब देखिए
रिबल्स लैक्ड सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। बहादुर शाह टू, देखिए बहादुर शाह टू जो थे उस वक्त जब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तो लोगों ने बहादुर शाह टू को, जो मुगल के लास्ट एम्परर भी माने जाते हैं, उनको आजाद करवाया था। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि ये हमारे लीडर है, क्योंकि लास्ट लीडर ब्रिटिशर्स के पहले वही थे, ये हमारे लीडर है और ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी कारण से बहादुर शाह टू को सिंबॉलिक हेड बताया जाता था, जिनके पास पावर नहीं थी, जबकि मिलिट्री लीडर्स जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये आइसोलेशन में काम कर रहे थे। जैसा कि हमने बताया अलग अलग काम चल रहा था। ब्रिटिश क्या था? ब्रिटिश वेल स्ट्रक्चर्ड थे, उनके पास कमांड था और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया था। यहाँ पे इनको नहीं पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। आपस में कनेक्शन ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ चल भी रहा है। ना स्ट्रक्चर्ड थे, ना कुछ इनके पास चीजें थी। सॉरी। फिर आता है लिमिटेड रिसोर्स एंड मिलिट्री वीकनेस। ब्रिटिश आर्मी के पास वेपन्स जो थे वो सुपीरियर थे, ठीक है, रिसोर्स था उनके पास लगातार आ रहा था, पर यहाँ पे सारे कंट्रोल कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे। उन्होंने रोक दिया कि इनके पास कुछ नहीं जाएगा, घेराबंदी कर दी। अब इनके पास जो था उसी से लड़ रहे थे। आउटडेटेड वेपन्स थे इनके पास, रिसोर्स नहीं था ज्यादा और सपोर्ट भी नहीं था। बट ब्रिटिशर्स के पास सारी चीजें थी, पैसा था, सपोर्ट था, सुपीरियर वेपन्स थे। तो आसान सी बात है कि उनसे लड़ना आसान नहीं होता, ठीक है। यही बात लिखी है, द रिबल्स वर पुअरली इक्विप्ड विद आउटडेटेड वेपन्स एंड लैक्ड सफिशिएंट एम्यूनिशन। तलवार लेके जा रहे हैं, वहां बंदूक लेके आ रहे हैं, क्या ही लड़ोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कहानी देखिए ये बात, द ब्रिटिशर्स ऑल्सो एम्प्लॉयड इंडियन सिपॉयज, मतलब इंडिया ही इंडिया के अगेंस्ट लड़ रहा है, इनका कुछ नहीं लग रहा है। तो ये सिपॉयज से भी कहते थे कि इसमें तेरा घाटा मारा कुछ नहीं जाता, ठीक। फ्रॉम रीजन्स लाइक, कहां कहां से उठाए तो वो मना भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं लड़ेंगे। पंजाब, गुरखा और नेपाल, ये सब लॉयल रह गए। ये कहे कि नहीं नहीं भैया, इंडिया इंडिया तो नहीं हमको चाहिए, हम ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ेंगे, पैसा मिलेगा, ठीक है। और ये भी कारण था कि हमारे लोग ही हमारे अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो चीजें पता चल जाती थी, ठीक है। अगला था लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम की सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब जैसा कि आपको पता चला आर्टिशंस आए और कुछ बड़े बड़े लोग आए, बट ऐसे कई सारे लोग नहीं आए जिनको सपोर्ट करना चाहिए था, जो पैसे से सपोर्ट कर सकते थे, नंबर से सपोर्ट कर सकते थे। बट देखिए कैसे दोगले लोग होते हैं। डिड नॉट रिसीव वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस। कौन कौन? जमींदार और लैंडलॉर्ड, जिनको फायदा हो रहा था वो कहा हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग अपना लड़ते रहो। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो कहा कि तुम लोग लड़ो भैया, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो वेस्टर्न एजुकेशन के गुड़ गाएंगे। और कई सारे रूलर्स थे जो कहे कि नहीं हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। कौन? निजाम ऑफ हैदराबाद, सिख प्रिंसेस, ये ब्रिटिशर्स को एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, छुप के नहीं, सामने से कि हाँ हम उनके अगेंस्ट लड़ेंगे, वो जाकर लड़ लेते थे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था कि की सेक्शन सपोर्ट नहीं किया और हमें अपनों से लड़ा दिया गया। इनका तो आइडिया ही था डिवाइड एंड रूल का। लैक ऑफ क्लियर विजन। अब देखिए कई सारे लोग जो थे वो सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता कि ठीक है भाई जीत जाएंगे, पर जीतने के बाद क्या, ठीक है। जैसे कि हम सोचे अरे यार मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए आ जाता, या मेरे पास ये आ जाता, मेरे साथ वो हो जाता, बट उसके बाद क्या? तो उनके पास कोई फ्यूचर गवर्नेंस का आइडिया नहीं, कोई विजनरी बंदा नहीं दिख रहा था। इसलिए भी कई सारे लोगों ने बीच में सपोर्ट छोड़ दिया है, सपोर्ट नहीं किया कि आगे करेंगे क्या हम। तो रिबल्स डिड नॉट प्रेजेंट अ क्लियर अल्टरनेटिव टू ब्रिटिश रूल। कोई अल्टरनेटिव नहीं था। यूनिफाइड गवर्नेंस का तो इनका प्लान ही नहीं था, गवर्नेंस का अलग अलग प्लान था इनका। ये नहीं था कि इंडिया आजाद करवा लेते हैं और फिर अपने मजे लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। और कोहेरेंट नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी। कोहेरेंट नेशनल आइडेंटिटी तो बहुत बाद में आई। कोहेरेंट नेशनल आइडेंटिटी का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि वी आर फाइटिंग फॉर द कंट्री, नो, दे वर फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए ही लड़ रहे थे भैया, ठीक। एंड हार्श ब्रिटिश रिटेलिएशन, कई सारे लोगों की इससे भी फटी थी। जैसे कई बार क्या होता है, मम्मी कहती है कि अगर हमें पता चला कि तुम शैतानी किए हो तो तुम्हें बहुत मारेंगे। तो जब आप और आपका भाई कुछ शैतानी करने जाते हैं तो आपका भाई या बहन तो चौड़ में रहता है कि अरे ठीक है, पर आपकी हालत गंभीर रहती है कि मम्मी से मार खा जाएंगे। तो यही काम यहाँ भी हुआ था। ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रूटल सप्रेशन, ठीक है, और रिप्रेसिव मेजर। क्या क्या? जो रिबेल्स और सिविलियन थे उनका मास एग्जीक्यूशन करा दिया, इम्प्रिजनमेंट करा दिया और कॉन्फिस्केशन करा दी प्रॉपर्टी की। मतलब जो थोड़ा सा भी सपोर्ट किया, पार्ट लिया, उनकी पूरी प्रॉपर्टी का मास एग्जीक्यूशन करा दे रहे हैं, उनको जेल में डाल दे रहे हैं, बुरी तरीके से ट्रीटमेंट की जा रही है उनके साथ। तो हालत गंभीर थी। और ब्रिटिश मिलिट्री के जो सुपीरियर थे वो डिसिप्लिन और रिसोर्स से
कंट्रोल जल्दी मिल गया उनको, क्योंकि उनको पता था कि ऑर्डर देना है, ये करना है, ये करना है। यहाँ पे तो कुछ था नहीं, ठीक है। और ये पूरी कहानी थी जिसके कारण हमने पूरा पढ़ लिया कि रिवॉल्ट स्टार्ट क्यों हुआ, किन लोगों ने मदद की और क्यों फेल हुआ। तो यहां पे बच्चों खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 1, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। लास्ट ईयर से कुछ हमने अलग करने की कोशिश की, हम सोच रहे हैं इस बार आपको ये भी देते जाए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। विल डिस्कस द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय श्री राम, बाय बाय।